Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Hardik Malhotra and I am an assistant professor. आज के हम इस वीडियो के अंदर एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब इसकी तीन थ्योरीज दे रखी हैं आपको। पहली दी होगी क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड होगी आपकी मैनेजमेंट थ्योरी बेस्ड ऑन नियो क्लासिज्म, तीसरी थ्योरी होगी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज। आज हम इन तीनों थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे। अब इसके फर्दर सब थ्योरीज हैं जिसके अंदर इसकी बात की गई है। तो आइए चलते हैं वीडियो को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सबसे पहले थ्योरी है आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की गई है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये क्या है, सबसे पहला और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ब्रांच है किसकी, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी की। डेवलप किसने की थी, ये डेवलप की थी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने लेट 19th सेंचुरी में। अब इसके कुछ प्रिंसिपल हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की कैसे प्रिंसिपल्स हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, कि हर एक वर्क जो है उसको साइंटिफिकली एनालाइज करना जरूरी है, जिससे कि हमें पता लगे कि उस टास्क को, उस काम को कैसे हम एफिशिएंट वे में परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर को जो भी काम है, जो भी हमारा वर्क है, उसके बेसिस पे जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है उसके बेसिस पे ही हमें वर्कर्स को सिलेक्ट करना चाहिए। सिलेक्टेड बेस्ड ऑन स्किल्स, trained to perform task in the most efficient way। टेलर का मानना था कि जब राइट पीपल राइट जॉब को मैच कर जाएं तो उसी समय हम एक काम को अच्छे से निभा सकते हैं। तीसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड प्रोसीजर्स। टूल्स, इक्विपमेंट, प्रोसीजर शुड बी स्टैंडर्डाइज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कि एक अच्छे तरीके के टूल्स और इक्विपमेंट को हमें यूज करना चाहिए काम को करते वक्त। फिर आएगा फोर्थ इंसेंटिव सिस्टम, कि वर्कर्स को रिवॉर्ड मिलना चाहिए जब भी वो कुछ अच्छा काम करें तो। और वो रिवॉर्ड किस वे में होना चाहिए, मॉनेटरी इंसेंटिव, मतलब पैसे से रिलेटेड इंसेंटिव उनको दिया जाना चाहिए। की कंट्रीब्यूशंस, अब टेलर का क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने फोकस किस पे किया था कि एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो और जो कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो वर्क प्लेस पे। अब इनके जो मेथड थे वो हाईली इफेक्टिव थे मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के लिए, जैसे कि स्टील प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब टेलर्स ने जो इम्प्रूव अप्रोच दी थी वो दी थी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बट इस थ्योरी में कुछ क्रिटिसिज्म भी थे। क्रिटिसिज्म क्या थे, कि इसमें जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को मशीन के तरीके से यूज किया जा रहा था और उनकी जो सोशल और साइकोलॉजिकल नीड थी उसको इग्नोर कर दिया गया था। देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। ये थ्योरी डेवलप की थी हेनरी फ्योल ने, जिसके अंदर उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की। अब 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, कि जो हमारा वर्क है उसको स्मॉल टास्क में हमें डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो सके। सेकंड है, इन्होंने बात की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कि जो मैनेजर्स हैं वो उनकी अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर्स दे सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट को ऑल्सो, बट उस काम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो भी मैनेजर ही होंगे, कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और अथॉरिटी भी है। तीसरा डिसिप्लिन, कि एम्प्लॉय को जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, जो भी एग्रीमेंट उन्होंने किया है ऑर्गेनाइजेशन में उसको ओबे करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। फिर आएगा यूनिटी ऑफ कमांड, कि हर एक एम्प्लॉय को जो भी ऑर्डर्स रिसीव हो वो कहाँ से हो, अपने सुपीरियर से। और सुपीरियर कौन होना चाहिए, सिर्फ एक ही सुपीरियर से उनको ऑर्डर रिसीव हो, जिससे कि कंफ्यूजन ना पैदा हो उनके बीच में। फिर आएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि जो भी एक्टिविटीज प्लान की जाए वो सभी सेम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम किया जाए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। फिर आएगा सुबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का उसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, किससे, पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर से। अब देखते हैं नेक्स्ट, रेम्युनरेशन, कि इसके अंदर बात की गई है कि जो रेम्युनरेशन होता है एम्प्लॉइज का वो एक फेयरली,
मतलब सही तरीके से उनको रेम्युनरेशन दी जानी चाहिए, मतलब सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा। फिर उसके बाद की गई है बात सेंट्रलाइजेशन की। जो डिसीजन मेकिंग है वो कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से होनी चाहिए, मतलब टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट से। फिर आएगा नेक्स्ट स्केलर चेन कि क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, जिसके अंदर टॉप टू बॉटम बात की जाए कि सबसे पहले जो ऑर्डर आएंगे वो टॉप से आकर बॉटम तक जाएं। फिर उसके बाद ऑर्डर की बात की गई है कि जो मटेरियल हैं, जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें एक ऑर्डरली मैनेजमेंट होनी चाहिए, ऑर्डरली अरेंजमेंट होनी चाहिए उनकी। फिर उसके बाद है इक्विटी कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको फेयरली ट्रीट किया जाना चाहिए और उनके साथ हर किसी के साथ जस्टिस होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आएगी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करे तो कोई भी एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की बात नहीं करता है, तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर में। फिर इनिशिएटिव कि एम्प्लॉयज को इतनी फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले सकें और कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते वक्त। फिर आएगा स्पिरिट डिकॉप्स, जिसके अंदर टीम स्पिरिट की बात की जाती है कि टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए, एक यूनिटी बनेगी जिससे कि एम्प्लॉयज के अंदर। नेक्स्ट की कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल्स अप्रोच। जो फ्यूल्स की अप्रोच थी वो ब्रॉडर थी टेलर्स की अप्रोच से, क्योंकि इसके अंदर फोकस किया गया था ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरऑल फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए, इन्होंने एम्फसाइज डाला मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई हो जाए। अब जो फ्यूल्स का जो वर्क था, जो फ्यूल्स ने प्रिंसिपल्स दिए थे, जो आजकल मैनेजमेंट थ्योरीज आई हैं, उनके लिए एक ग्राउंड वर्क के तरीके से काम करती है कि कैसे हमें लीडरशिप करनी चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहिए और कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए एक्सेट्रा। फिर आएगा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये डेवलप किया था मैक्स वेबर ने। इन्होंने फोकस किया था कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मलाइज्ड अप्रोच को क्रिएट करना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। इन्हें एम्फसाइज करना चाहिए हायरार्की पे, रूल्स पे, रेगुलेशन पे, जिससे कि जो ऑर्डर है वो मेंटेन हो सके और कंसिस्टेंसी बन सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। की फीचर्स क्या है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की? पहला, हायरार्की, क्लियर हायरार्की होनी चाहिए, एक चेन ऑफ कमांड होना चाहिए जिसके अंदर हर एक पोजीशन को पता होना चाहिए कि उनका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड है डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब है जो ड्यूटीज, जो टास्क आपको दे रखे हैं वो एम्प्लॉयज के बीच में इस तरीके से डिवाइड होने चाहिए कि उनकी एफिशिएंसी और एक्सपर्टाइज इंक्रीज हो सके। रूल्स एंड रेगुलेशन कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स, रूल्स एस्टेब्लिश टू गाइड बिहेवियर। रूल्स एंड रेगुलेशन बने होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि उनको गाइडेंस मिले कि कैसे उनको बिहेवियर रखना है अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है। फिर उसके बाद आएगा इम्पर्सनैलिटी। जो डिसीजंस हैं, जो एक्शन है, वो किसके ऊपर बेस होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बजाय कि पर्सनल रिलेशनशिप्स के। फिर आएगा मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट कि एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स रेदर देन फेवरेटिज्म एंड। अब ये जो मैक्स वेबर की थ्योरी थी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, ये इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है कि मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इज इफेक्टिव इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो थ्योरी है, ये जो मॉडल है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि इसके अंदर कंसिस्टेंसी, ऑर्डर और अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है। ये जो थ्योरी है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी ज्यादा यूज की जाती हैं, जहाँ पे लार्ज कॉरपोरेशंस और इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश होती हैं। अब जो इसके अंदर जो फोकस किया गया है वो किस पे? हायरार्की पे और स्ट्रिक्ट रूल्स पे फोकस किया गया है, कि जिससे कि जो रिजिडिटी है वो हो सके और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट थ्योरी बेस्ड ऑन न्यू क्लासिज्म। इससे पहले हमने क्लासिकल थ्योरी को कंप्लीट किया, अब हम बात करेंगे न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। कि ये जो हमने पहले पढ़ा रिजिड क्लासिकल अप्रोच, जिसके अंदर चेंजेस की बात नहीं कही गई थी, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अच्छा किया जा सकता है उसके बारे में बात की गई थी, पर न्यू क्लासिज्म मैनेजमेंट के अंदर कुछ अदर टॉपिक्स को भी कंसीडर किया गया कि हमें इन पे भी फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फोकस किया गया ह्यूमन बिहेवियर पे, मोटिवेशन पे,
सोशल डायनेमिक्स में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिक्वायर्ड है। पहली की एलिमेंट है इसके ह्यूमन रिलेशन मोमेंट, जो दिया था हॉथरॉन स्टडीज के अंदर, जिसके अंदर बात की गई कि हमें एम्फेसाइज करना चाहिए किस पे, सोशल और इमोशनल फैक्टर्स पे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि एम्प्लॉय मोरल एंड ग्रुप डायनेमिक्स। फिर बात की गई मोटिवेशनल थ्योरीज के बारे में कि इन्होंने अब बाद में कब आई, क्या आई, ये थ्योरीज आई मोटिवेशनल थ्योरी, जिसमें मास्लो हायरार्की नीड्स, हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, मैकग्रेगर थ्योरी, एक्स एंड वाई के बारे में बात की गई, जिससे कि क्या हो सकता है, मोटिवेशन इंक्रीज हो सकता है एम्प्लॉयज के बीच में और उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो सकता है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है बोथ मटेरियल और साइकोलॉजिकल नीड्स को। अब अगर आपको इन थ्योरीज के बारे में पढ़ना है तो इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर, आप उसको अच्छे से देख के समझ सकते हैं। फिर तीसरा है बिहेवियरल साइंस के बारे में बात की कि इंडिविजुअल जो बिहेवियर है हमें उसको भी समझना चाहिए। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप डायनेमिक्स को हमें समझना चाहिए और लीडरशिप को भी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो सके। लास्ट है और थर्ड है हमारी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। सबसे पहले हमने पढ़ी क्लासिकल थ्योरी, फिर हमने पढ़ी नियो क्लासिज्म थ्योरी, अब तीसरी हम पढ़ेंगे मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज। जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है दूसरी थ्योरीज के मुकाबले में। इसके अंदर एडेप्टेशन की बात की गई है, फोकस बात की गई है कि हमें फोकस रखना चाहिए किस पे, सिस्टम पे, चेंज पे और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के बारे में बात की जानी चाहिए। पहला है जिसके अंदर सिस्टम थ्योरी के बारे में बात की गई कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर इंटरेक्शन हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, रिक्वायरिंग हो अडेप्टेबिलिटी और फीडबैक, हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट हो। सेकंड है कंटिजेंसी थ्योरी के बारे में बात की गई, एक अप्रोच नहीं होनी चाहिए, नो वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच, कि हमें समझना चाहिए कि हर एक सिचुएशन जो है वो अलग हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट हो सकता है, कि उसके बेसिस पे हम क्या करें, अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करें। तीसरा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर एम्फेसाइज डाला गया कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए क्वालिटी को एनहेंस करते वक्त करने में। फिर आएगा लीन मैनेजमेंट जिसके अंदर फोकस किया गया है एलिमिनेटिंग वेस्ट, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू इंक्रीमेंटल चेंजेस। फिर बात की गई है एजाइल मैनेजमेंट की जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की ओरिजिनेटेड के बारे में बात की गई है कि एम्फेसाइज डालना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी पे, कस्टमर कोलैबोरेशन पे, इंटरेक्टिव प्रोग्रेस इन शॉर्ट साइकिल। फिर है नेक्स्ट हमारा लीडरशिप थ्योरीज जिसके अंदर दो आ जाती हैं लीडरशिप थ्योरीज, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप फोकस करता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इंस्पायर करता है या चाहता है मोटिवेट करे एम्प्लॉयज को। इसी के साथ ये जो वीडियो है इसको हम एंड करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ आ जानी चाहिए। अगर आपको ये समझ में आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें जिससे कि उनकी नॉलेज भी इंक्रीज हो और वो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी वो उनके अच्छे से समझ आए और अच्छे से एग्ज़ाम कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।